हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पता करने जा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका फिगर मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाया है, खाली रफ में पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो, जहाँ पर को इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज, ठीक है, जिनका नेचर जस्ट अपोजिट है, माइनस है, तो ये क्या है प्लस, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। इनकी डिस्टेंस में 12 लेता हूँ, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्यू इंटू कितना होता है 12 के बराबर होता है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आज हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे पता करना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है समझना, किसी भी डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो वर्टिकल लाइन है, ऊपर को चाहे नीचे को, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो जहाँ पे भी पता करना होगा वहाँ पे पॉइंट को पी कह देना और एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख लेना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे, सबसे पहले माइनस क्यू से पता करेंगे, E1 ले लेंगे उसको, प्लस क्यू से पता करेंगे उसको, E2 ले लेंगे और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे पता चल जाएगा। अब इसका जो फिगर है देखो मैंने बना दिया है, बताना कैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। देख, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जिसका पहला चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस 12 पे सेपरेटेड है। तो दिख रहा है ना आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इस डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, इसका एक सेंटर लेना पड़ेगा O। अब ये सेंटर O है तो ये टोटल डिस्टेंस 2L थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी। अब इसके सेंटर से जाने वाली जो वर्टिकल लाइन है ना, ऊपर को बनाओ चाहे नीचे को, जगह नहीं है तो इसलिए ऊपर को बना रहा हूँ। तो ये है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन में कहाँ पे, मान लो यहाँ पर को इस P पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो P पॉइंट पे एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया है, बाकी चीज़ आपने देखनी नहीं है। अब P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो डाइपोल के सेंटर O से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है मैंने R ले ली है। क्या ले ली है? R। अब आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, मान लो ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है L आपकी, ठीक है, ये आपकी L है, ये डिस्टेंस आपकी L है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी R। अब आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जानते ही होगे ना। तो हाइपोटेन्यूज खाली पता करना हो H, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसके बराबर आ जाएगा, बेस के स्क्वायर के बराबर आएगा, अगर हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो बता अभी मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, फिर अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है तेरा R, बेस कितना है L, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस क्यू से इस P पॉइंट को जब मैंने मिलाया, तो माइनस क्यू से P तक की जो डिस्टेंस है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिए। ऐसे देख, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल PO इसमें देखोगे तो परपेंडिकुलर R है, बेस L है, तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए जो मैंने बताया, ठीक है। अब आगे देखो, तो मेरे को इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो सबसे पहले माइनस क्यू से पता करता हूँ। तो माइनस क्यू से इस P को मिलाया तो ये डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। अब खुद बताओ माइनस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू नॉट को, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस क्यू की वजह से जब इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो नीचे की तरफ को आएगा, और ये मैंने दिखाया है E1 वेक्टर से। किससे दिखाया भैया? E1 वेक्टर से। और जब आपने प्लस क्यू से पता करना हो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, तो प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को रिपल करेगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ को आएगा। तो इसको मैंने E2 वेक्टर से दिखाया है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे है, मान लो A वेक्टर यहाँ को है, B वेक्टर यहाँ को है, ठीक है। अब आपने इनका रिजल्टेंट पता करना है, तो आप क्या करोगे, इनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होता है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, यही आपको रिजल्टेंट बताता है। तो बताओ मेरे को इस पूरे डाइपोल से पता करना है P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। माइनस क्यू से यहाँ को आ रहा है, प्लस क्यू से यहाँ को आ रहा है, तो E1 यहाँ को आ रहा है, E2 इधर को, तो टोटल कितना हुआ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड P पे। तो इनसे बनने वाला एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा। देख, E2 के पैरेलल ये ले लिया, E1 के पैरेलल ये ले लिया, तो इस पैरेललोग्राम बन गया, इसका जो डायगोनल है यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो P पॉइंट पर आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर को जा रहा होगा, ठीक है। और वैसे जो आप लोगों ने डाइपोल लिया है ना माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है कहाँ को होगा, अगर मैं आपसे पूछूं
तो देखो इसका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा याद रखना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होती है। तो आज इक्वेटोरियल पोजीशन में आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आपके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। समझ में आया ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ को है, अपोजिट डायरेक्शन है तो कहीं ना कहीं आज हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, अब निकालना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बोला सबसे पहले दोनों पोल से पता करना है ना, पी पे टोटल कितना होगा, माइनस क्यू से पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फिर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना होता है। तो सबसे पहले माइनस क्यू से पता कर रहे हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट कहां पे मैंने बोला? पी पे, किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो एक माइनस इस प्लस को खींच रहा है तो मैंने इसको E1 लिया है, तो E1 मैग्नीट्यूड अलग से लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ना, तो माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है? √r² प्लस l² है। तो अंडर कितनी है डिस्टेंस? r² प्लस l² है, तो इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये तो ये होगा माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो ये आ जाएगा E1 इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आ जाएगा? ये अंडर से स्क्वायर कैंसिल तो r² प्लस l²। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं फर्स्ट। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ को होगी E1 की? सोन इन फिगर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में डायरेक्शन सोन इन फिगर, डायरेक्शन सोन, अब अलग से क्या लिखा है फिर, है ना, इन फिगर। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, माइनस इस प्लस को खींच रहा है, टेस्ट चार्ज है तो ये खींचेगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर दिया। अब डाइपोल में दो ही तो पोल होते हैं, दूसरे पोल से पता करता है प्लस क्यू से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो बताओ प्लस क्यू से कितना होगा? दोबारा वही फॉर्मूला लगाओगे। देखा जरा ध्यान से, ये प्लस इस प्लस को रिपल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 लिया है, तो E2 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? Q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी वही है √r² प्लस l², तो √r² प्लस l² है, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आपको पता है ना रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, एक काम करते हैं इसको, फिर आ गया दोबारा से, चलो कोई नहीं। तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो Q ही है। ठीक है, अब देखिए अंडर से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा r² प्लस कितना आ जाएगा? l², है ना। तो इतना आ गया है E2 की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो। तो E2 इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना? r² प्लस l²। सेम आया ना, E1 के बराबर ही आया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डायरेक्शन भी लिख लेते हैं कि डायरेक्शन कहाँ को होगी। सोन इन फिगर लिख दूँ, दिख तो रही है ना फिगर में, सोन इन फिगर। तो फिगर में E2 की डायरेक्शन आपको दिख रही है कि E2 की डायरेक्शन यहाँ को है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन 1 और 2 को, अगर आप ध्यान से देखो E1 की वैल्यू इतनी है, E2 की वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपका E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? E2 आ जाएगा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि E1 और E2 क्या है आपके बराबर है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल दिया, +Q की वजह से E2 निकाल दिया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो पूरे डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा इस P पे। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, मेरे को वैल्यू पता है कितनी है, आप लोग पीछे कुछ सेकंड जाके देख लेना। हाँ, तो अब लिखता हूँ फिर, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाईपोल। अब दोनों की वजह से निकाल दिया तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब लिखता हूँ, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में EF लिख देता हूँ। हाँ, एट P किसकी वजह से बोला मैंने, ड्यू टू डाईपोल। अब ये कैसे निकलेगा, देखो E1 इधर को काम कर रहा है, E2 इधर को, तो इनका जो रिजल्टेंट है, मैंने बोला दो वेक्टर अगर कुछ एंगल पे है तो इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा। ठीक है, अभी कितना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकलेगी देखते हैं जरा ध्यान से समझना बच्चों। मान लो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, अभी Z दिख रहा है, इसका मतलब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं भैया ऑल्टरनेट एंगल, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अब एक काम करता है ना, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आज देख लो। मान लो कोई ये A वेक्टर है, ठीक है, और A वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो जिधर थीटा एंगल बनता है बच्चों उधर वाला कंपोनेंट होता है कॉस। ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है इसको बोलते हैं A साइन थीटा। अब आप देखो E1 का E के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो E1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा बता, तो E1 का इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो जिधर थीटा उधर कॉस ना, तो इधर आएगा E1 कॉस थीटा। ऐसी देख, अब सुन जरा ध्यान से। हाँ, आपको एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल वाली। वैसे जनरली ना, अब पैरेललोग्राम है तो ये सेंटर से जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आप थीटा ले सकते हो। शॉर्ट में बताता हूँ, चलो ठीक है, ये थीटा, तो E2 देख, E1 का E के साथ बनने वाला एंगल थीटा था, तो E1 कॉस थीटा आएगा। E2 का भी तो E के साथ बनने वाला एंगल थीटा है, तो E2 का भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये थीटा वाला आएगा, तो E2 का भी थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपने समझना है ना तो आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। या सीधे समझ जाओ, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ये थीटा है, तो ऑब्वियस है ये बीचों बीच से कट के जा रहा है डायगोनल, तो ये भी थीटा होगा। और जिधर थीटा मैंने अभी बताया उधर कंपोनेंट कॉस, तो E1 का E1 कॉस थीटा, E2 का E2 कॉस थीटा। तो अब मैं आपसे बोल रहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा करके, ठीक है, तो आप खुद देख के बताओ कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को जा रहा है, तो इधर को E1 का E1 कॉस थीटा है, E2 का भी E2 कॉस थीटा है, तो E किसके इक्वल होगा बताओ, E1 का कॉस लेना पड़ेगा E के अलॉन्ग, और E2 का भी क्या लेना पड़ेगा, कॉस। तो कहीं ना कहीं E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के सम के बराबर होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन कितनी होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, हो तो सोन इन फिगर लिख सकते हैं, डायरेक्शन सोन इन फिगर। इसका एक और तरीका है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही थोड़ा आसान वाले तरीके से बता दूँ, दोनों जगह से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख ये थीटा है तो ये थीटा, और बीचों बीच से कट हो रहा है तो ये भी बराबर ही थीटा ही आता है, ऐसे समझ जाओ सीधे। जिधर थीटा उधर वाला कंपोनेंट कॉस, तो E1 कॉस थीटा, E2 का ये कंपोनेंट कॉस। ठीक है, तो E को जो है E1 का कॉस थीटा हेल्प कर रहा है, E2 का कॉस थीटा, तो इनके कॉस कॉस को ऐड करोगे तो E निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों जगह से कुछ कॉमन आ रहा है, तो दोनों जगह से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है E1 प्लस E2। ठीक है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि सिंस हमने प्रूव कर रखा है E1 इक्वल टू किसके बराबर है, E2, तो E2 की जगह भी E1 रख दो, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा E1 प्लस E1, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपने देखनी है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख कॉस थीटा इक्वल टू
बेस कितना है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं तो एंगल के बगल वाला बेस होता है, तो यहाँ से इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो थीटा के बगल वाला बेस, तो बेस आपका एल है और हाइपोटेन्यूज आपका ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेस आपका एल है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह ये रखना पड़ेगा हमने। दूसरी चीज़ E1 की वैल्यू कितनी है वो तो हमें पता ही है, अभी अभी मैंने बताया था E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, जस्ट अभी निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है मैंने लिख दिया, पीछे जाके देख सकते हो। तो रख दें फिर यहाँ पे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा देख, तो E इक्वल टू आ जाएगा 2, E1 की जगह रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखना Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई और साथ में आपके पास कॉस थीटा भी है ना, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू रख दो, कौन सी, L अपॉन अंडर रूट कितनी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, देख फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल टू, ध्यान से देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ले लिया, 2QL को मैं ऐसा ले रहा हूँ, देख Q इंटू 2L लिख दे रहा हूँ, चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में कितना बच रहा है, अपॉन में जो आपका बच रहा है ये बच रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और दूसरी तरफ बच रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बच रहा है अपॉन में, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें मिटा देता हूँ, ये सब सॉल्व करके इतना बच रहा है, ठीक है। अब आपने कुछ पढ़ा है क्या, कुछ तो मतलब बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, देखो आपने ये पढ़ा है क्या कहीं पे, x रूट x मतलब x की पावर 1, रूट x मतलब x की पावर 1/2, तो देखो बेस सेम है तो x की पावर 1 प्लस 1/2, तो इसको बोलते हैं x की पावर 3/2, ठीक है। तो x रूट x को x की पावर 3/2 बोलते हैं, तो ये पूरी चीज़ को x मान ले तो ये क्या हो जाएगा रूट x, तो इनको साथ लिखोगे तो इसकी पावर 3/2 लिख सकते हो। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना आ जाएगा देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने डाइपोल मोमेंट भी बताया आपको कि P इक्वल टू कितना होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L को आप P लिख सकते हो, हाँ। तो ये आ जाएगा आपका P अपॉन, नीचे पे आ जाएगा आपका ये x है तो ये रूट x है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, ये 3 बाई कितना आ जाएगा 2। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, किसी भी डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इतना होता है, ठीक है। डायरेक्शन सोन इन फिगर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डायरेक्शन फिगर में दिख तो रही है, सोन इन फिगर, ठीक है। वैसे देखा जाए ना डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो इसको, डायरेक्शन अपोजिट टू P वेक्टर, क्या लिख देता हूं मैं इसको, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट P वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है डायरेक्शन, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी लास्ट लेक्चर में, आपने देखा होगा कि डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती है, डाइपोल की लेंथ 2L बहुत कम होती है, 2L बहुत कम है तो L तो कईयों कम होगा R के कंपैरिजन में। तो मैंने बोला कि सिंस ये जो R है ना ये वेरी वेरी ग्रेटर देन L होता है, तो R अगर L से बहुत बड़ा है तो L कैन बी नेग्लेक्टेड, तो L को अगर हम चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हटा देते हैं फिर। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन L हटा दोगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 3 2 जा 6/2 करोगे तो 3 आएगा, ऐसे समझ जाओ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये P अपॉन कितना आ गया R⁵। तो किसी भी डाइपोल से इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन
क्या बोला, ऑफ ई वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर। अब कोई बोलता है इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख के दिखाओ, मैं बोलूँगा बहुत आसान है यार, वेक्टर फॉर्म पे लिखना ना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करते हैं देखो, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देख इन वेक्टर फॉर्म पे अगर आपने लिखना है तो आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला है वैसा का वैसा लिख दो, ई इक्वल टू देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब है। अब वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो इधर वेक्टर लगा दे। ठीक है, अगर वेक्टर लगा रहे हो तो इधर पी का जो यूनिट वेक्टर है पी कैप लिख दो। लेकिन एक फ़र्क पड़ रहा है बच्चों आज कि आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को आ रहा है, पी इधर को आ रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, ई और पी की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, आपने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी यूज़ करना पड़ेगा। क्या भी यूज़ करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। देखो ना, ई वेक्टर इक्वल टू अगर ऐसा कर दोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पी सेम डायरेक्शन में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, डायपोल मोमेंट इधर को, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे और माइनस साइन आपको ये बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर। तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट्स दैट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर, दैट्स इट। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है टॉर्क। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का कम टाइम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।